Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 11th of April 2026. तो गाइज आज है तारीख 11 अप्रैल 2026 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन को क्रैक करवाने में हेल्प करेगा। टाइम की कमी है, करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ये रहने वाला है। पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। इस लेक्चर का एक बहुत ही शानदार सा पीडीएफ आपको दिया जाता है विद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिलता है एक ही पर्टिकुलर पीडीएफ में। ये पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, ये वाला चैनल मिलेगा जिसमें ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। जाकर इन लेक्चर के डॉक्यूमेंट्स को आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और रोजाना दोस्तों सुबह 5:30 बजे ये सेशन अपलोड हो जाता है, तो आप अपने अर्ली मॉर्निंग के स्केड्यूल में अपने इस सेशन को जरूर से कंटिन्यूअसली फॉलो कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा आज पता चलेगा कि सेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं, पुराने जो अपने साथ में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो तो हैं ही, मैं नए की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सेशन देखो, बढ़िया लगता है, समझ में आता है, हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है, तो मेक श्योर करें जरूर से चैनल के ऊपर में सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि डेली बेसिस पे 5:30 बजे ये सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नवाते हैं आर्टिकल नंबर 1 पर। ध्यान से सुनते चलना, क्योंकि हर एक आर्टिकल के बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, ताकि पता तो चले कि एग्जामिनेशन में प्रश्न ऐसे बन सकता है। तो आपको समझ में आया या नहीं आया। दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले लेड के बारे में। आप लेड के बारे में सर्च करोगे तो यूपीएससी ने लेड पॉइजनिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है, याद रखना। हुआ क्या है, हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, रीजन क्या है, पहले यहां पर ये समझ लेते हैं खबरों में क्यों है। कारण यह है कि हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई है टॉक्सिक लिंक की साइट से। उस स्टडी ने यह बताया कि जो लेड का कंटेमिनेशन है वो मिट्टी में लगातार बढ़ता चले जा रहा है। स्पेशली कौन सी जगह पर, दिल्ली एनसीआर वाले रीजन की बात हो रही है। वहां पर एक बहुत ही बड़ा बैटरी रिसाइकलिंग यूनिट है, जहां पर जितनी भी पुरानी बैटरीज होती हैं उनको रिसाइकिल किया जाता है। तो जब रिसाइकिल कर रहे हैं तो बहुत सारा जो लेड है वो यहाँ से निकल रहा है, और वो लेड सॉइल यानी कि मिट्टी के अंदर में बैठता चले जा रहा है, और मिट्टी के अंदर में लेड का कंटेमिनेशन इंक्रीज हो रहा है। और ये लेड एक मात्र से जब ज्यादा इंक्रीज होने लगता है बॉडी के अंदर में, तो वो केस कहलाता है लेड पॉइजनिंग का, जो बहुत ही ज्यादा घातक है, एक इंसान की जान ले सकता है। आगे मैं आपको समझाऊंगा वो कैसे। तो ये न्यूज आपको समझ में आया क्यों खबरों में है। आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, पीआईबी में भी है और डाउन टू अर्थ के अंदर भी यहाँ पर ये टॉपिक पब्लिश हुआ नजर आएगा। अब सबसे पहले एग्जामिनेशन के लिए आपको लेड के बारे में पता होना चाहिए। एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट जो दोस्तों आज हमारी धरती में मिलता है, अर्थ क्रस्ट में ये पाया जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटे अमाउंट में, और इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। उपयोग को समझेंगे आगे, फोटो लगे हुए होंगे आपको दिख रहे होंगे, बट उससे पहले प्रॉपर्टीज जानो, क्योंकि जितने भी इस प्रकार से मेटल्स वगैरह होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस में इन मेटल्स की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो दोस्तों जब लेड के बारे में याद रखना, ये ग्रुप 14 को बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में। बहुत ही सॉफ्ट होता है, डेंस होता है, हाईली मलिएबल है। क्योंकि सॉफ्ट है, नरम है, तो मलिएबल है। मलिएबल मतलब कि इतना नरम है कि उसको किसी भी प्रकार का शेप दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसका शेप बदल सकते हैं। किस कलर का होता है, सिल्वर वाइट कलर का या ब्लूइश वाइट कलर नजर आता है लेड के अंदर में। ओके, इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है, और हाईली कोरोशन रेसिस्टेंट होता है। ये है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोरोशन रेसिस्टेंट मतलब जंग रोधक, इसके ऊपर में जंग नहीं लगती। इसी के लिए जो बहुत सारे कोरोसिव लिक्विड्स होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, वो सब यहाँ पर लेड में स्टोर करके रखे जाते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज जान ली आप लोगों ने, लेड क्या है, क्यों न्यूज़ में है, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चन आता है अकरेंस के बारे में, ये मिलता कहाँ पर है। कहोगे ये भी पढ़ लिया हमने, हमने ये देखा अर्थ क्रस्ट में मिलता है, लेकिन ज़्यादा बड़े अमाउंट में नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है। लेकिन दोस्तों ये बात इनफ नहीं रहेगी। ये अर्थ क्रस्ट में मिलता है ये तो सही है, लेकिन जब लेड निकाला जाता है अर्थ में से, तो उसके साथ साथ जिंक, सिल्वर, कॉपर और ओर्स वगैरह भी मिलते हैं। ओर्स क्या, बेसिक तौर पे ये सब जिंक, सिल्वर और कॉपर के ही ओर्स हैं। ओर्स बेसिक तौर पे क्या होता है, रॉ मटेरियल, याद रखिएगा, एक रॉक की फॉर्म में, चट्टान के फॉर्म में है। उसी चट्टान के फॉर्म में से हम लेड भी निकालेंगे। लेड जब निकालेंगे तो साथ ही साथ में हमको क्या क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। ये सब मेटल्स यहाँ पर निकलते हैं लेड के साथ में। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि सर वो रॉ मटेरियल जिसकी आप बात कर रहे हैं, यानी वो चट्टान का टुकड़ा, वो पत्थर, वो कौन सा होगा। तो ये है दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ओर्स। इसमें ये देखोगे गलिना, पीबीएस, ये मेन ओर है जिसमें से लेड पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे ज्यादा लेड इसमें से मिलता है, और उसके अलावा जिंक, सिल्वर और कॉपर वगैरह इसमें से मिल जाता है। फिर है सेरुसाइट एंड देन एंगलेसाइट।
ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, याद रखिएगा। मेन ओर के फॉर्म्स हैं जिसके अंदर में से लेड मिलता है या दूसरे और मेटल्स, प्रीमियम मेटल्स मिलते हैं। क्वेश्चन आता है कि भाई ठीक है, समझ में आ गया, अब ये बताओ लेड का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? आज बैटरीज के अंदर में होता है। और आपने देखा दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में बैटरी रिसाइकलिंग यूनिट के पास में ही लेड बहुत तेजी से रिलीज हो रहा है और अपने सॉइल को कंटामिनेट कर रहा है। तो लेड एसिड बैटरीज की जब भी डिस्कशन होगी तो दोस्तों पता होना चाहिए कि ये बैटरीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं आज गाड़ी मोटर में, टेलीकॉम सेक्टर में, बैकअप सिस्टम में एंड साथ ही साथ फोर्कलिफ्ट्स के अंदर में। इवन लेड के और भी ढेर सारे यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ हो गया, उसके अलावा कुछ एम्यूनिशन हो गया विस्फोटक वगैरह बनाने के लिए, है ना, और रेडिएशन शील्डिंग के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। यूजेस को देखोगे तो यूजेस तो वैसे बहुत सारे हैं, एक छोटा सा फोटो है जिसको आप लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो लेड का इस्तेमाल होता है बैटरीज के अंदर में, जिससे लेड एसिड बैटरीज बनाते हैं। एंड इवन उसके अलावा रेडिएशन शील्डिंग में इस्तेमाल होता है, जिसमें यह हार्मफुल एक्सरेज और गामा रेज को ब्लॉक करने में मदद करता है। एम्यूनिशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है, विस्फोटक कह रहा था, माफ़ी चाहता हूँ, जो हथियार है हमारे बुलेट्स में, शॉट्स में, उसमें इसका यूज़ होता है। उसके अलावा एलॉयज़ के तौर पे, यानी कि दूसरे मेटल्स के साथ में हम इसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे टिन हो गया, कॉपर हो गया, उसके साथ मिक्स किया जा सकता है। एंड देन केबल सीथिंग में यूज़ होता है। रूफिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, छतों पर यूज़ किया जाता है। क्रिस्टल ग्लासेस सेरेमिक्स में भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारे के सारे इसके उपयोग हैं, यूजेस हैं, जहाँ पर लेड का इस्तेमाल होता है। कोई एक यूज़ नहीं है, मल्टीपल यूजेस आपको इसके देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आज कई बार एक्स्ट्रा लेड निकलने की वजह से, रिलीज होने की वजह से, ये उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए या हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट है कि भाई लेड अगर बॉडी के अंदर में इकट्ठा होना शुरू हो जाए, एक लिमिट से ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, तो ये टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है, टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इससे ब्रेन, लिवर, किडनी, बोन्स, ये सारे के सारे ऑर्गन्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं, क्योंकि ये लेड खासकर बोन्स में, टीथ में जाकर स्टोर होता है समय के अनुसार। और ये सबसे ज़्यादा खतरा पैदा करता है बच्चों के लिए, या फिर वो महिलाएं जो अपनी चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं, जो एक बच्चे को जन्म देने की कंडीशन में हैं, ठीक है, या वो पर्टिकुलर एज उनकी जो चल रही है, ठीक है। तो ये एक वल्नरेबल ग्रुप माना जाता है जिसमें लेड का सबसे ज़्यादा भारी नुकसान इन लोगों को हो सकता है। अब बात हो ही रही है तो थोड़ा सा लेड एक्सपोजर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी में जब लेड ज़्यादा इकट्ठा होता है तो उससे न्यूरोलॉजिकल इशू हो सकते हैं, बिल्कुल आईक्यू लेवल कम हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशू हो गए, रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो गए, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, रीनल फेलियर के केसेस हो गए। ये सारे के सारे एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स हैं जो होते हैं बिकॉज ऑफ द लेड एक्सपोजर, या जिसको हम लोग लेड पॉइजनिंग का केस भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया फर्स्ट आर्टिकल। अब आप इसको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंटर्स। बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स बना कर दिए गए, बहुत ईजिली कभी भी आराम से रिवाइज कर पाओगे। देख लो, आराम से वीडियो पॉज करो, रिवाइज करने की कोशिश करो इसे, जो भी आपको पढ़ा है। तब तक एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलो अभी यहां पर आपको ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है दोस्तों। फटाफट यहां पर इस प्रश्न का उत्तर बताओ क्या होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेड। लेड को लेकर आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज लेड बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल को। सेकंड, जो गलेना है ये एक प्रिंसिपल और माना जाता है लेड का। थर्ड, लेड हाईली रेसिस्टेंट है टू करोशन एंड स्टोर कर एंड यूज किया जाता है कोरोसिव लिक्विड्स को स्टोर करने के लिए। फोर्थ वर्ड इज जो लेड एक्सपोजर है ये प्राइमरीली केवल और केवल, देखो ओनली वर्ड लगा है, केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंपैक्ट करता है और किसी ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करता। तो बताएं दोस्तों चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 4 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 2 एंड 3, या फिर डी 2 3 एंड 4 ओनली। नाउ आते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल की तरफ। ये टॉपिक हमारा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 के अंदर में आप इसको शामिल करेंगे। बट आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करें वीडियो पे लाइक का बटन है, आप लोग उसको प्रेस कर सकते हैं। 2000 लाइक्स का प्लस का टारगेट है जिसको आप लोग बिल्कुल सपोर्ट अपना दिखा सकते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के बारे में। और याद होगा इस बार जो लेटेस्ट बजट है इसमें भी एक स्पेशल फोकस किया गया है ट्रेड्स के ऊपर में, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के ऊपर में। तो इस बार प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि हाँ भाई ट्रेड्स को लेकर कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये न्यूज़ क्या है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे तो कैसे चलेगा कि भाई करंट अफेयर में क्यों है। न्यूज़ यह है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो भारत की सेंट्रल बैंक है, इन्होंने रिसेंटली एक प्रपोजल दिया है। प्रपोजल यह है कि जितने भी एमएसएमईज हैं, एमएसएमईज मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके लिए जो प्रोसेस है आज बहुत ही ज़्यादा हैवी प्रोसेस के थ्रू इनको गुजरना पड़ता है अगर इनको ट्रेड्स वाली फैसिलिटीज़ को एक्सेस करना है तो।
इसी के लिए यहाँ पर बोला गया है कि भाई जो भी इसमें डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस हैं या प्रोसीजर बहुत लंबा चौड़ा है, उस प्रोसेस को हल्का कर दो। इससे क्या होगा, एमएसपीज के पास में फंडिंग ज़्यादा आएगी, बिजनेस करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, एमएसएमई ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो ट्रेड प्लेटफॉर्म्स पर बस सिंपल सादी बात है, एमएसएमईज के लिए जो नियम है उनको हल्के करने की बात की है आरबीआई ने, जिस वजह से ये पूरा ट्रेड सिस्टम ही चर्चाओं में आ चुका है। अब ट्रेड सिस्टम ये आपको पता है, ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। देखो ये ना अगर पढ़ने बैठोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही सरल तरीके से आप आराम से समझ जाओगे। बस थोड़ा सा 2 मिनट का मुझे आप लोगों का कंसंट्रेशन, आपका फोकस चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक तरफ बायर है और दूसरी तरफ यहाँ पर सप्लायर है। सप्लायर मतलब यहाँ पे हम एमएसएमईज की बात कर रहे हैं। अब भाई जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, मान लो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ प्रकार के गुड्स बना रहे हैं। अब ये गुड बनाएंगे तो गुड को सेल भी करेंगे। जब सेल करेंगे तो यहाँ पर एक बायर होगा यहाँ पे उन गुड्स को परचेज करने के लिए, है ना। अब जब ये परचेज करेगा तो सिंपल सी बात है, ये पैसा देगा किसको, एमएसएमई को। उस पैसे से फिर से एमएसएमई क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। तो ये क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल या जो भी है सामान बना रहे हैं, सामान बनाने के बाद में बायर को बेच रहे हैं, बायर पैसा देगा, एमएसएमई आगे काम करना शुरू करेगा। तो इसके लिए ये साइकिल चलना बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्शन हो, सामान पहुंचे बायर तक और बायर हाथों हाथ एमएसएमईज को पैसा दे। अगर एमएसएमईज की पेमेंट रुक जाती है, क्योंकि बहुत बार जो बायर्स है वो पेमेंट को कुछ समय के लिए रोक देते हैं कि भाई अभी पेमेंट नहीं है लेकिन अभी थोड़े समय बाद मिल जाएगी, और एमएसएमईज को इस तरीके से काम करना पड़ता है। भाई क्यों नहीं करेंगे, उधार वाला चलता है कि थोड़े समय बाद यहाँ पर चलो पेमेंट आ ही जाएगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इन एमएसएमईज का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाएगा। तो ये इंतजार करते हैं, अब इनको तुरंत फंडिंग नहीं मिल पाती है। तो इसी में ही एक नया ऑप्शन ऐड करा गया है, वो है ट्रेड्स वाला ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसमें क्या किया गया है कि भाई इन बायर और सेलर के बीच में एक नया फैक्टर ऐड कर दिया गया है, और वो है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्थान जो फाइनेंस कर सकती है इस पैसे को। सिंपल सी बात है, ये बस खाली कुछ प्रतिशत कमीशन चार्ज करेंगे, थोड़ा सा पैसा लेंगे और इसका समाधान निकल जाएगा। होगा क्या कि भाई इस फाइनेंशियर के पास में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा। तो एमएसएमई ने कोई सामान बायर को बेचा, बायर यहां पर पेमेंट अभी नहीं कर पा रहा है, एमएसएमई को कह रहा है कि भाई 2 महीने बाद ये पेमेंट ले लेना। अब एमएसएमई कह रहा है कि भाई हमें तो सामान बनाना है, पेमेंट तो चाहिए। तो वो क्या करेगा, जो बिल तैयार किया गया है उस बिल को लेकर पहुंचेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास में। जो बिल रेडी हुआ है वो बिल पहुंचा यहां पर किसके पास में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। पहली बात तो सामान लिया, बिल यहां पर भी पहुंचा हुआ है, तो इसके पास में हमने बिल गया और बिल इसको बेच देंगे। ये कंपनी खड़ी है, कह रही है ठीक है लाओ अपना बिल दे दो, है ना। और कितने रुपए का बिल है, मान लो 10,000 रुपए का बिल है। अब ये कह रहा है कि लो भाई 10,000 रुपए हमसे ले लो, ठीक है, इसके बदले में कुछ कमीशन कट जाएगा, पैसा ले लो। तो एमएसएमई कह रहा है ठीक है भाई, तुरंत पेमेंट तो मिला हमें, कुछ प्रतिशत ही तो गया, आराम से यहाँ पर अपना काम करते रहेंगे, पैसा मिल गया। लेकिन कहोगे भाई ये होता कौन है पैसा देने वाला, इसने बिल पर्चा रख के पैसे दे दिए, वो एक छोटा सा पर्चा रखे। नहीं दोस्तों, वो जो पर्चा रखा है वो बिल अभी जारी है। तो ये जो फाइनेंशियर है ना, ये अब उस बिल का भुगतान किससे करेगा, इस बायर से करेगा। तो बायर जो कह रहा था 2 महीने बाद पैसा दूंगा एमएसएमई को, वो एमएसएमई ने पैसा ले लिया है इस फाइनेंशियर से। अब इंतजार नहीं करेगा एमएसएमई, एमएसएमई अपना काम शुरू कर देगा। तो बायर को अब जो फर्दर पेमेंट करनी होगी वो एमएसएमई को पेमेंट नहीं करेगा, वो इस फाइनेंशियर को जाकर पेमेंट करेगा। तो इनको बस छोटा सा बीच में कमीशन मिल गया, काम खत्म, काम चल रहा है। तो बिल क्या होता है, यहां पर बेचा जा सकता है, इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट करना, ई डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग सिस्टम, इसको ट्रेड का नाम दिया गया। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है फॉर फाइनेंसिंग एंड डिस्काउंटिंग ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर द एमएसएमई, ठीक है। अब इसका मेन पर्पस क्या है कि भाई जो एमएसएमई है उनको डिस्काउंट इनवॉइसेस मिलते रहें, इनवॉइसेस पे इस तरीके से पैसा मिलता रहेगा, फास्टर पेमेंट होती रहेगी, कैपिटल मैनेजमेंट होता रहेगा, काम चलता रहेगा, प्रोडक्शन होता रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं, अपना व्यापार भी चल रहा है। अब जो ट्रेड्स के अंदर में पार्टिसिपेशन होता है वो सेलर का भी होता है, जैसे हमने डिस्कस किया। सेलर कौन होगा यहाँ पर, ओनली एंड ओनली एमएसएमई कैन बी सेलर्स। फिर होंगे दूसरे यहाँ पर बायर्स, खरीदने वाले में हमारी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, एंड दूसरे और फर्दर डिपार्टमेंट्स हमको देखने को मिलेंगे। फिर तीसरे नंबर पर आता है फाइनेंशियर। भाई इसके बिना तो ट्रेड काम ही नहीं करेगा, है ना।
तो सेलर को जो पैसा मिल रहा है वो फाइनेंशियर में बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उसके अलावा आरबीआई के थ्रू जो परमिटेड दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इसमें एज अ फाइनेंशियर वर्क करते हैं। तो ये हो गई यहाँ पर पार्टिसिपेशन की बात। ट्रेड्स कैसे काम करता है वो मैंने आपको समझाया। इसका रेगुलेटरी एस्पेक्ट क्या है, इसको कौन रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि भाई इसमें पार्टिसिपेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो गवर्नमेंट कई कई बार कुछ कुछ कंपनीज के लिए कुछ चीज़ें मैंडेटरी कर देती है, बट इतना कोई फर्दर मैंडेटरी चीज़ें यहाँ पर है नहीं। ठीक है, आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है, समझ में आ चुका है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या है। कुछ भी रिवाइज करना है, यू कैन रिवाइज थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स इन जस्ट 1 मिनट। आप आराम से यहाँ पर 1 मिनट में रिवाइज कर पाओगे, ये सारा का सारा डिटेल्स आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब जो भी है एक छोटा सा क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेगा, फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर में। क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रेड्स ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये मेनली किस चीज के लिए यूज किया जाता है? क्या ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाया जाता है एमएसएमई को, उसके लिए यूज होता है, या टैक्स कलेक्शन के लिए, या एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, या फिर डिस्काउंटिंग इनवॉइसेस ऑफ एमएसएमईज के लिए? आंसर्स लिखने हैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में। आर्टिकल नंबर 3, ये टॉपिक आपका है जीएस पेपर नंबर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। हम डिस्कशन कर रहे हैं एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 के बारे में। तो पहले सर ये न्यूज़ में क्यों है, पहले मुझे खबर पढ़ानी ज़रूरी है, तभी आप अपने करंट अफेयर को अच्छे से समझ पाएंगे। खबर यह है कि भारतीय आर्मी का जो यूनिट है वो निकल चुका है इजिप्ट के लिए, क्योंकि इजिप्ट में एक अभ्यास हो रहा है एक्सरसाइज साइक्लोन 4th एडिशन, इस वजह से न्यूज़ में है। आपने करना क्या है, बस एक छोटा सा पॉइंट रट लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं रटना है इसके अंदर में। छोटा सा पॉइंट यह है कि ये जो अभ्यास है ये किस प्रकार का अभ्यास है एंड कौन से दो देशों के बीच में होता है, इतना रट लो। एग्जामिनेशन में ये पूछ जाता है तो पूछ लेगा कि बताओ एक्सरसाइज साइक्लोन कौन से दो कंट्रीज के बीच में होता है, तो ये अभ्यास भारत और इजिप्ट के बीच में कंडक्ट किया जाता है, याद रखिएगा। इस बार वाला 2026 का ये चौथा एडिशन है। हर साल ये अभ्यास होता है ऑल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड इजिप्ट एज वेल। एक साल होगा इंडिया के अंदर में, एक साल होगा इजिप्ट में। तो लास्ट ईयर इंडिया में हुआ था, इस बार इजिप्ट में हो रहा है, फिर अगले साल फिर से इंडिया में होगा। इसमें पार्टिसिपेशन किसका होता है, भारत की स्पेशल फोर्सेस एंड इजिप्ट की स्पेशल फोर्सेस ये मिलकर पार्टिसिपेट करती हैं एक दूसरे के साथ में डिफेंस रिलेशंस, अपने फोर्सेस के कॉम्बिनेशंस को, कॉपरेशन को मजबूत करने के ऊपर में काम करते हैं। ठीक है, अब इजिप्ट की बात हो ही रही है तो ये रहा दोस्तों यहाँ पर इजिप्ट। इजिप्ट का एक हिस्सा इधर है सिनाई पेनिनसुला के अंदर में, इसको हम बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। यहीं पर मिलता है स्विस कैनाल, ये स्विस कैनाल इजिप्ट के अंडर में आता है। और इजिप्ट में यहाँ पर दोस्तों एक जगह, इसकी कैपिटल है कायरो। अच्छा, कायरो में एक हेडक्वार्टर हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था, कौन से लीग का हेडक्वार्टर है जरा बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। कायरो के अंदर में ये नाइल नदी है जो पूरे के पूरे इजिप्ट को क्रॉस करती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जो है इजिप्ट के थ्रू गुजरता है, याद रखना। एक लेक है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक, इसमें लेक नसर, ये थोड़ा सा याद रखना है। ओके, तो ये हो गया दोस्तों इजिप्ट का लोकेशन। तो इजिप्ट के साथ में एक अभ्यास हो रहा है एक्सरसाइज साइक्लोन, और दोनों देशों के जॉइंट स्पेशल फोर्सेस के बीच में अभ्यास होता है। इस बार चौथा एडिशन है, हर साल होता है। नाम याद रखना कौन से कंट्रीज हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन अगर मिला तो ऐसा ही मिलेगा, जरा फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। इसका आंसर का दो आंसर आपके सामने ही प्रेजेंट है। एक्सरसाइज साइक्लोन इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज, कौन से दो देशों के बीच में होने वाला अभ्यास है? इंडिया यूएई, इंडिया ओमान, इंडिया इजिप्ट, या फिर इंडिया इजराइल? आंसर लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला आर्टिकल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये रिसेंटली द हिंदू के अंदर में साइंस एंड टेक पर पब्लिश हुआ है। हमने मॉर्निंग वाले सेशन में इसको डिस्कस नहीं किया है, बट आज हम लोग इसको बहुत ही विस्तार से बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट कॉर्न स्टार्च। तो ये कॉर्न स्टार्च होता क्या है, जरा इसको समझेंगे। देखो ये जो मक्का होता है ना, जिसको हम बोलते हैं मेज, मक्का कह लो, भुट्टा कह लो, तो ये जो मक्का है, मक्के के जो ये दाने हैं, इसको पीसकर एक तो बनता है कॉर्नफ्लावर, मक्के का आटा। लेकिन एक और तरीका है, जब यहां पर इस पूरे मक्के के इस छोटे छोटे कह सकते हैं इसके जो दाने हैं, इनको एक प्रोसेस के जरिए गुजार के कॉर्न स्टार्च बनाते हैं। इस कॉर्न स्टार्च का यूज बहुत ही ज्यादा बड़ा है अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर में। ये स्पेशल टॉपिक रिसेंटली पब्लिश हुआ था, जिसकी वजह से ये हम लोग कवर कर रहे हैं। न्यूज में क्यों है, एक स्टडी पब्लिश हुई है हाल ही में, हमारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये पाया कि अगर बहुत ही ज्यादा स्पीड पे कॉर्न स्टार्च को रखा जाए, कॉर्न स्टार का जो मिक्सचर है इसको बहुत ही स्पीड पे घुमाया जाए, तो ये शुरुआत में लिक्विड की तरह दिखाई देता है। जबकि स्टार्च लिक्विड होता नहीं है, शुरुआत में लिक्विड होता है, बाद में धीरे धीरे करके ये सॉलिड बन जाता है। तो इसमें नॉन न्यूटेनियन वाला बिहेवियर देखने को मिलता है, न्यूटन वाला लॉ यहां पर नहीं लग रहा है। तो ये पहले लिक्विड की तरह दिखाई देगा, बाद में टफ और सॉलिड की तरह हो जाएगा।
बस यही इंफॉर्मेशन आई थी जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा कॉर्न स्टार्च है ये चर्चाओं में आ गया। नाउ चलिए अब फटाफट कॉर्न स्टार्च के बारे में 2 3 4 फैक्ट्स हैं, फटाफट यहां पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक तो होता है कॉर्न फ्लार, मक्के का आटा, वो तो सीधा सीधा मक्के के दाने को पीस कर बना दिया गया। लेकिन जो कॉर्न स्टार्च बनता है ये एक प्रोसेस के थ्रू बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेट मिलिंग ऑफ कॉर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, याद रखिएगा, वेट मिलिंग ऑफ कॉर्न। ये कॉर्न क्या है, ये बेसिक तौर पे कहाँ से आता है, जिया मेज से आता है ना, तो इसलिए बाद में कह सकते हैं इसको मक्का या मेज कहने लगते हैं। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, वेट मिलिंग कॉर्न में क्या तरीका होता है, एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछेगा, बताओ कॉर्न स्टार्च कौन से प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, तो वेट मिलिंग ऑफ कॉर्न से। इसमें जो कॉर्न यानी मक्के के दाने हैं, पहले उसको सेपरेट किया जाएगा। उस मक्के के दाने के अंदर में प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, स्टार्च भी है, ऑयल भी है, तीनों चारों को अलग अलग कर लिया जाएगा। अलग अलग करने के बाद में स्टार्च निकालने के बाद में स्टार्च को सुखाया जाएगा, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट किया जाएगा, मिल गया कॉर्न स्टार्च। लेकिन कॉर्न स्टार्च की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखोगे तो बहुत ही बेकार है। कार्ब्स इसके अंदर में भरे हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट में बहुत ही ज़्यादा हाई है। कार्ब्स के अलावा इसमें कोई विटामिन नहीं मिलेगा, कोई प्रोटीन नहीं मिलेगा, कोई फाइबर नहीं मिलेगा, कोई मिनरल नहीं मिलेगा, ये सब इसमें से निकाल लिया गया है, पहले ही आप लोग देख पाओगे, है ना। तो क्वेश्चन ये है फिर इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, भले इसमें कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इस स्टार्च का जो यूज़ है बहुत सारी मल्टीपल जगह पर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज दोस्तों फूड इंडस्ट्री के अंदर में इस स्टार्च का यूज़ किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में किसी चीज़ को एक गाढ़ा करना है, थिकनर का इस्तेमाल होता है, एंटी केकिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है नमी को एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर केवल फूड इंडस्ट्री नहीं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस स्टार्च का यूज़ किया जाता है, स्पेशली ओरल मेडिसिन के अंदर में, दवाइयों में, टैबलेट्स कैप्सूल्स के अंदर में। फिर तीसरी जगह है दोस्तों इसके कुछ और इंपॉर्टेंट यूजेस आप देखोगे तो उसमें जैसे जो व्हीट फ्लावर होता है, गेहूं का जो आटा है, उसका एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ करने लगते हैं, बेबी पाउडर में यूज़ होता है, उसके अलावा पेपर मेकिंग में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल एडेसिव फेविकॉल्स वगैरह में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, सर्जिकल ग्लव्स जो होते हैं, जो सर्जरी करते वक्त डॉक्टर्स ग्लव्स पहनते हैं, उसमें एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज़ होता है ऑयलिंग करने के लिए। तो ये सारे के सारे यहाँ पर आप देख पाओगे एप्लीकेशन है, कॉर्न स्टार्च के सारे उपयोग हैं जिसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉर्न फ्लावर एंड कॉर्न स्टार्च, इसको याद रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक बार यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है एंडोस्पर्म्स वगैरह के बारे में, ठीक है, तो वो पूछ सकता है कॉर्न स्टार्च के बारे में। तो कॉर्न स्टार्च क्या है दोस्तों, एक प्रकार का थिकनिंग एजेंट जो बेसिक तौर पे मक्के से बनता है, लेकिन कौन से प्रोसेस से बनता है, ये एंडोस्पर्म से बनता है। जबकि कॉर्न फ्लावर में क्या है भाई, हमने सीधा सीधा जो मक्के के दाने हैं वो लिए और उनको यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक प्रोसेस के थ्रू गुजारा और उसका आटा बनाया। तो जब मक्के का आटा बनाया गया तो उसमें सारे हैं, उसमें स्टार्च भी है, प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, विटामिन भी है, मिनरल भी है। लेकिन जब हम लोग मक्के के दाने में से सारी चीज़ें अलग अलग कर देते हैं, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल, स्टार्च अलग कर लेते हैं, केवल स्टार्च स्टार्च चुनते हैं, तो ये यहाँ पर कॉर्न स्टार्च बन जाता है, जिसके यूजेस एग्जैक्टली मैंने जगह जगह पर शेयर कर दिए हैं। अब आगे आते हैं एक छोटे से प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, आपको ये आंसर देना है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दे दो। क्वेश्चन यह है कि कॉर्न स्टार्च इज ऑब्टेन्ड थ्रू विच प्रोसेस, कौन से प्रोसेस के माध्यम से कॉर्न स्टार्च मिलता है, ड्राई रोस्टिंग ऑफ कॉर्न, वेट मिलिंग ऑफ कॉर्न, फर्मेंटेशन ऑफ कॉर्न, या फिर डिस्टिलेशन ऑफ कॉर्न। आंसर लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला आर्टिकल बात करता है आरोग्य वन इनिशिएटिव के बारे में, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक क्यों है न्यूज में, पहले हम लोग ये जानेंगे व्हाई इज इट दिस न्यूज। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत के अंदर में हाईवेज को बना रहे हैं, इन्होंने हाल ही में आरोग्य वन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। देखो इन दोनों का कोई कनेक्शन, मेल मिलाप ऐसे तो पढ़ के तो नहीं लग रहा है, तो एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि बताओ आरोग्य वन इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था। नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ऐसे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। अगर नहीं पढ़ा होगा तो तुक्का भी नहीं बढ़ा पाओगे कि हाँ भाई हाईवे अथॉरिटी ने लॉन्च किया है आरोग्य वन, है ना। तो पता होना चाहिए आरोग्य वन इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और इनका मेन पर्पज है कि जितने भी देश के अंदर में हाईवेज हैं, उन हाईवे के इर्द गिर्द, उन हाईवे के लेफ्ट और राइट साइड, उनके किनारे किनारे मेडिसिनल प्लांट्स को लगाया जाए। कुछ ऐसे प्लांट जो बेसिक तौर पे आज के समय पर जड़ी बूटी की तरह साबित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नीम, आंवला, इमली, जामुन, गुलर, मौसारी, इन पेड़ों के ऊपर में ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, मेन पर्पस है हाईवेज के किनारे किनारे पेड़ ही पेड़ लगा देना, पेड़ ही पेड़ लगा देना। ये सारे के सारे मेडिसिनल पेड़ होने वाले हैं, इनका कहीं ना कहीं अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होगा, और पेड़ और जंगल जब पनपेंगे हाईवे के किनारे,
तो ये पूरे बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करेगा, प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। बस इतनी सी बात है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव, इसका मेन उद्देश्य यही है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना, है ना। उसके अलावा बर्ड्स, माइक्रोफोना, फ्लोरा पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज होती नजर आएगी। अभी 17 लैंड पार्सल्स को कवर किया गया है। अलग अलग राज्यों में काम चल रहा है, जहां पर हाईवेज के किनारे किनारे ये लगाया जा रहा है। इसमें ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आ रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर में आ रहा है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो इसी तरीके से प्रश्न बन सकता है, तो मैंने भाई लिख दिया है सीधा सीधा। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताओ, आरोग्य वन जो इनिशिएटिव है, एक तो कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, वो हमने डिस्कस किया। यहां पे जो डिस्कशन हो रहा है वो यह है कि आरोग्य वन इनिशिएटिव का प्राइमरी एम क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है? अर्बन हाउस डेवलपमेंट करना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को एक्सपैंड करना, रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स को चलाना, या फिर जो मेडिसिनल ट्रीज हैं उनके प्लांटेशन करना अलोंग दी हाईवेज। तो बताएं यहां पर इसका सही आंसर क्या है? वैसे दिख ही गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न बात करता है मखाना के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में फॉक्सनट कहते हैं। अब मखाना का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है, पहले ये डिस्कस कर लो ताकि पता चले क्यों हम कवर कर रहे हैं। ये पीआईबी के अंदर में आर्टिकल कवर किया गया है कि जो मखाने के एक्सपोर्ट्स हैं दोस्तों, वो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इम्पैक्ट हो रहे हैं। हम मखाना एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं मखाना के, लेकिन डिमांड अभी के समय पर इंटरनेशनल मार्केट में गिरने की वजह से हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से मखाना इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है, और जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में बना हुआ है। यही बात आपको पता होनी चाहिए। तो आइए फटाफट मैं आपको पढ़ाता हूँ इसके बारे में, मखाना के बारे में। मखाना, जिसको हम लोग कई बार फॉक्सनट कहते हैं, इसके फायदे बहुत सारे हैं। ये मिलता है एक पर्टिकुलर प्लांट से, प्रिकली वाटर लिली ये नाम है, यहाँ से मिलता है, ठीक है। इसको कई बार ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। वैसे बहुत सारी और भी इस तरीके की चीज़ें हैं जिसको ब्लैक डायमंड कहा जाता है। ऑरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो ये मखाना आज के समय पर केवल और केवल साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में मिलेगा। पहले शुरुआत में नेटिवली यहां पर ग्रो किया जाता था शुरुआत में, लेकिन आज दुनिया भर में मखाना प्रेजेंट है, दुनिया भर में ग्रो किया जाता है, ठीक है। मखाना कहां पे मिलता है दोस्तों? वाटर बॉडीज में, पानी में, कोई झील है, ऑक्सबो लेक है, वहां पर पाया जाता है। इंडिया के अंदर में जो मखाना ग्रो किया जाता है, सबसे ज्यादा जो मखाना प्रोड्यूस करता है भारत में, वो है बिहार। बिहार इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मखाना। मेजर स्टेट्स है, मेजर स्टेट्स में याद रखना बिहार एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मखाने का। अच्छा, कल मैंने द हिंदू के न्यूज़पेपर में आपको बॉक्साइट के बारे में पढ़ाया था। आप लोग बताना जरा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट कौन है भारत के अंदर में? सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहां पर मिलता है, भारत के कौन से राज्य में मिलता है? ठीक है, जरा बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। अब जब यहाँ पे मखाने की बात हो रही है तो मखान में बिहार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। फिर उसके बाद में वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, जम्मू कश्मीर, ये सारे के सारे वो स्टेट्स हैं जहां पर मखाना आज के समय पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आई होप आपको ये भी क्लैरिटी मिल चुकी है। वैसे मखाना अगर काफ़ी लोगों की डाइट में ऐड है तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, क्योंकि एक तो प्रोटीन कंटेंट है, वेट लॉस में हेल्प कर सकता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ब्लड शुगर को मैनेज कर सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये हेल्दी बना सकता है, मजबूत कर सकता है। तो मखाने के तो ये हो गए बेनिफिट्स, क्योंकि फाइबर, प्रोटीन वगैरह इसके अंदर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। आपको याद रखना है किस प्रकार की मिट्टी में ये मखाना ग्रो करता है। तो जो सॉइल टाइप है, बेसिक तौर पे ये एक स्मूथ लोमी सॉइल टाइप है, मतलब इस तरीके की मिट्टी है। अब वाटर बॉडी की बात करेंगे तो पानी की जब हम बात करेंगे तो जिस पानी के अंदर में ये ग्रो करता है प्लांट, है ना, तो वो अलग अलग, मतलब झीलें, ऑक्सबो लेक्स, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्लांट का नाम मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया है, तो वो थोड़ा सा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिकली वाटर लिली, यहाँ पर ये वो प्लांट है जिसमें जिसमें से मक्का मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और मैंने जैसा बताया कि मक्के से रिलेटेड एक नेशनल रिसर्च सेंटर भी है, वो दरभंगा बिहार में है। एंड इंडिया, दुनिया भर में जो जितना मक्के का प्रोडक्शन होता है उसका 80% भारत कंट्रीब्यूट कर रहा है, और भारत में सबसे ज़्यादा बिहार से मखाना आता है। मक्का मक्का कह रहा हूँ क्या मैं? मखाना को अगर मक्का बोला है तो माफ़ी चाहता हूँ, मखाना कह लेना, ठीक है। मखाना यहीं से आता है, ठीक है। ये जो मखाने की स्पीशी है, ये वैसे साउथ ईस्ट एशिया और चाइना की नेटिव स्पीशी है, लेकिन आज दुनिया भर में ग्रो कर रहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। फिर कुछ और फूड आइटम्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको डायमंड वगैरह कहा जाता है, जैसे सैफरॉन है। मखाने को हम क्या बोल रहे हैं? ब्लैक डायमंड, है ना। वैसे यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे आइटम है जिसको अलग अलग डायमंड बोला जाता है। सीड डायमंड में पाइन नट्स आ गए, ब्लैक डायमंड ऑफ क्लिनरी वर्ल्ड वैनिला हो गया, ब्लैक डायमंड ऑफ किचन ट्रफल हो गया, ब्लैक डायमंड ऑफ सी कैवियर हो गया, रेड डायमंड जो है सैफरॉन हो गया, गोल्डन डायमंड एल्फोंसो मैंगो हो गया। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग आइटम्स को अलग अलग डायमंड का नाम यहाँ पर दिया गया है।
गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, पिछले कुछ समय पर मखाने को हमने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। मखाना एक एक्वाटिक प्लांट है जो पानी में रहता है, हाइड्रोफाइट है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर में, और एक बहुत अच्छी अर्निंग प्रोवाइड करवाता है फार्मर्स को, ये भी याद रखना। कुछ भी रिवाइज करना है इसके रिगार्डिंग तो आप आराम से बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिवीजन पॉइंटर। सारे के सारा डेटा आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन यहाँ पर ये कहता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मखाना इन द वर्ल्ड। इसमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मखाना प्रोड्यूस करता है? असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा। फटाफट आंसर लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए सेशन में इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ जाना होगा। कुछ चंद मिनटों के अंदर अंदर दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, बहुत सटीक तरीके से रिवीजन पॉइंटर तैयार हो जाते हैं, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही सॉलिड तरीके से आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाते हैं रोजाना सुबह 5:30 बजे। और आपकी एक और क्लास होनी है दोस्तों 7:15 पे, बिल्कुल 7:15 पे। अभी द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन करेंगे, सभी लोगों को प्रेजेंट होना है सेशन में, फटाफट पहुंच जाना। वहां पे हम न्यूज़पेपर कवर करेंगे, एडिटोरियल सब कुछ यहाँ पे कवर करने वाले हैं विस्तार से। नाउ फाइनली आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।